नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे मज़े कर रहे होंगे। बिल्कुल। आप तो जानते ही हैं कि आज 10 अप्रैल 2022 है और कल 11 अप्रैल 2022 होगा और 11 अप्रैल 2022 को क्लास 12th का केमिस्ट्री का एग्ज़ामिनेशन है। आपके सारे एग्ज़ामिनेशन करीब करीब ओवर हो चुके हैं। बस एक ही पेपर आपका बचा हुआ है। 5 सब्जेक्ट्स में एक ही पेपर आपका बचा हुआ है और वो है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। तो आज फिर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपसे कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करने के लिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए कि अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देते समय उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे ना, अगर उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को आज, क्योंकि रामनवमी है, तो सभी बच्चों को रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ। तो कौन से पॉइंट्स हैं आखिरकार केमिस्ट्री से रिलेटेड जिनको अगर बच्चा याद रखे, अगर एग्जामिनेशन देते समय, पेपर लिखते समय अगर आप उनको याद रखते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स रसायन विज्ञान में स्कोर किए जा सकते हैं। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और न सिर्फ सुनिएगा, एग्ज़ाम देते समय उसे अमल भी करिएगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ामिनेशन में जो आपको पेपर मिलता है उसमें जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, जब आप पूरा पेपर पढ़ते हैं तो ऐसा तो होता ही है कि कुछ उसमें से क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले आप उन्हें करें, सबसे पहले आप उन्हें करें। और मैं तो कहूँगा सबसे पहले जो हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप करिए। तो 2 चीज़ें पहले पॉइंट में आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उन्हें करें और जो हाई मार्क्स वाले हैं, जो ज़्यादा नंबर वाले हैं, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बस हर बार की तरह ध्यान इतना रखेंगे कि जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, चाहे आप सबसे पहले वाले को सबसे पहले करते हैं या सबसे पीछे वाले क्वेश्चन को आप सबसे पहले कर रहे हैं, बस यू विल हैव टू गिव द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर रहे हैं ना, उसका आपको कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा और ऐसे ही करना है आपको, जरा से भी गलती नहीं करनी, क्योंकि आप तो जानते हैं एग्जामिनेशन है। आपकी एक छोटी सी भूल, आपकी एक छोटी सी गलती किसी से आपको पीछे कर सकती है, आपके थोड़े से मार्क्स घटा सकती है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट मुझे जो लगता है कि आप बच्चों को याद रखना चाहिए वो ये है कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छे से आता हो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करेंगे। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे लेसन्स हैं, कुछ केमिस्ट्री में ऐसे लेसन होते हैं बेटा जिनके न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनसे न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में आते हैं। केमिस्ट्री में हर लेसन में तो न्यूमेरिकल नहीं होते, पर कुछ लेसन हैं जिनके न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनके न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने ही हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे ठोस अवस्था का लेसन आपका, विलियन का लेसन है आपका, विद्युत रसायन का लेसन है आपका, रासायनिक बल गतिकी का जो टॉपिक है आपका। तो ठोस अवस्था, विलियन, विद्युत रसायन और रसायन बल गतिकी, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से इन्हें सुन लीजिए और इनके न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर लीजिए, इनसे न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में आएंगे आपके। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि कुछ रिएक्शंस आती हैं। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। कुछ रिएक्शंस आती हैं जो कि उनके नाम से ही सीधे पूछी जाती हैं, सीधे नाम से पूछी जाती हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन ये नाम से पूछी जाती है। एक और है हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। पहली
हेलोफॉर्म रिएक्शन, दूसरी हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये नाम से पूछी जाती हैं। तो जो अभिक्रियाएं नाम से पूछी जाती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हें सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना ही चाहिए। तो केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शंस आपको नाम से पढ़ाई गई है ना, नाम से बताई गई है ना, उनमें ये 2 रिएक्शंस मैंने उनके नाम लिए हैं जो कि अधिकतर ऐसा होता है, अधिकतर एग्जामिनेशन में इन्हें पूछा ही जाता है। तो उन्हें आप जरूर और बहुत अच्छे से तैयार करें, ताकि ऐसी किसी भी रिएक्शन का जो नाम से पूछी जाती है, अगर वो आती है तो उसे छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट तो छोड़ना तो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपसे गलत होता है ना, वो कम डेंजरस है आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप पेपर में कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, तो ये बहुत डेंजरस होता है। तो क्वेश्चन छोड़ना तो कोई है ही नहीं। फिलहाल इस टाइप के जो क्वेश्चन जो नाम से रिएक्शन आती हैं, उनको सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे जहाँ पर भी आपको लगता है कुछ चीज़ें जब पूछी जाती हैं तो उनमें एग्जाम्पल आपको देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है देना, वहाँ कभी चूके नहीं, एग्जाम्पल जरूर दीजिए। सिर्फ सोच के मत बैठिए, आपने जो सोचा है वो कर भी दीजिए। तो अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपको लगता है कि इसमें एग्जाम्पल देना बहुत सुइटेबल है, तो प्लीज़ आपने जो सोचा है वो कर दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप रिएक्शंस लिखेंगे, रिएक्शंस लिखते समय बच्चे क्या करते हैं ना, सिंबल्स में बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे बच्चे को कुछ भी लिखना है, NA लिखना है, तो आप क्या करते हैं ना, जितना बड़ा साइज का N बनाते हैं, स्मॉल लेटर में A बनाते हैं, लेकिन उतने ही साइज का आप स्मॉल लेटर में A बना देते हैं। ये गलत है। अब आप कैपिटल N बना रहे हो, स्मॉल A बना रहे हो, तो लगना भी तो चाहिए ना कि स्मॉल A बनाया है आपने। फिर तो इस कैपिटल N के साइज में और स्मॉल A के साइज में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो जो आप रिएक्शंस लिखेंगे, आपको बहुत केयरफुली लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना है उनको, कि आप जो रिएक्शंस लिखेंगे ना, बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो भी टीचर्स कॉपी चेक करें, उनको एक ही बारी में दिख जाए कि आपने लिखा क्या है। अगर उनको ये पढ़ने में टाइम लग जाएगा, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रिएक्शंस आप लिखें, बहुत क्लियर कट लिखें। जो भी सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं, वो सिंबल क्लियरली आपका कॉपी चेक करने वाले टीचर को समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 6th पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये होता है, ये तो लगभग मैंने फिजिक्स में भी आपको बताया था कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें पूछ ली जाती हैं एक साथ। एक क्वेश्चन है और उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें पूछ ली गई हैं आपसे। तो जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपको पता लगा कि इस क्वेश्चन में कम से कम 4 चीज़ें पूछी गई है, कम से कम 3 पार्ट्स में पूछा गया है क्वेश्चन हमसे। तो जैसे आपने देखा कि 4 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, तो उन 4 चीज़ों को ना बारी बारी से हेडिंग बना के लिखिए उनको। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहले आपको लगे कि कोई चीज़ पूछी जा रही है, उसकी हेडिंग आपने बनाई, उसका मैटर उसमें लिख दिया। फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें लगा कि एक और चीज़ पूछी जा रही है, उसकी भी हमने हेडिंग बनाई। एक लाइन छोड़ दिया, फिर हेडिंग बना लिया। एक लाइन छोड़ने के बाद हेडिंग बनाया और फिर उसमें मैटर उसका लिख दिया। क्वेश्चन में और आगे बढ़ गए, देखा कि और कुछ पूछा जा रहा है क्या। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद ये देख लें कि उसमें एक क्वेश्चन में कितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं। जितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं, हर चीज़ का जवाब आप जब देंगे तो ही उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपसे 4 चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछी गई हैं और जवाब आप केवल 2 के दे रहे हैं, तो आधे ही मार्क्स आपको मिलेंगे, आधे मार्क्स नहीं मिलने आगे आपको। इसलिए और जब भी आप लिखें ना, एक ही क्वेश्चन के अगर 4 पार्ट्स में लिख रहे हैं आप, तो सबको हेडिंग बना के लिखें अलग से। ऐसा नहीं कि पैरा बदल बदल के लिख दिया, हेडिंग नहीं बनाया। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हेडिंग बना के लिखें हर पार्ट को। तो ये 6th पॉइंट मेरा था, जो मुझे लगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ जो मैं
पिछले किसी एग्जामिनेशन में आपसे डिस्कशन करते वक्त मैंने नहीं बोला है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पर, पूरा विश्वास है मुझे आप पर कि आपने जो भी तैयारी की है वो तैयारी आपने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है तैयारी। बस आप घबराएं नहीं, अपने आप पर ये यकीन रखना है, अपने आप पर ये भरोसा रखना है कि प्रिपरेशन जो भी आपने की है वो बहुत अच्छी की है। बस आप घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आप पेपर लिखते समय घबरा जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपसे पेपर लिखने में गलतियां भी बहुत हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप उनको लिखते समय भूल भी जाते हैं। जैसे कुछ पेपर दे के बच्चे आए हमारे पास, तो मुझे लगा कि वो हड़बड़ी में, जल्दी में, घबरा जाने में कुछ चीज़ें तो उनसे ऐसे ही छूट जाती हैं। इसलिए प्लीज़ आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, बस आप घबराइए नहीं उस समय, क्योंकि घबराने से भी आपका नुकसान हो जाता है। ओके, ये मेरा 7th पॉइंट था आपके लिए। नेक्स्ट 8th पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, केमिस्ट्री में मतलब कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आते हैं जिनके कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, बिग साइज्ड होते हैं। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम बचा करके और इन न्यूमेरिकल को सबसे लास्ट में करिए, जा करके समय बचा लीजिए उसके लिए और इन न्यूमेरिकल को लास्ट में करिए। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा? मैं ऐसा इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जैसे कि ठोस अवस्था से कोई न्यूमेरिकल आता है, तो ठोस अवस्था का जो न्यूमेरिकल आता है उस लेसन से, वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और उसका जो कैलकुलेशन भी होता है ना वो काफ़ी बिग साइज्ड होता है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ में कि सॉलिड स्टेट लेसन से न्यूमेरिकल आ गया, वो सॉल्व करने भी लग गए। अब सॉल्व करने लग गए, बीच में कहीं आपका सॉल्यूशन फंस गया, कहीं पर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब आपका आंसर नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बीत जाता है। तो अगर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बीत जाएगा तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपने जो एक टाइम मैनेजमेंट किया होगा, जो एक समय लेकर चले होंगे आप, उनके लिए वो टाइम कम पड़ जाएगा और फाइनली ऐसा हो जाता है कि बच्चों से क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। इसलिए प्लीज़ एक और मैं आपसे लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर सॉलिड स्टेट से कोई न्यूमेरिकल आता है और आपको लगता है कि ये बिग साइज्ड न्यूमेरिकल है, तो आप सम टाइम मैनेजमेंट ऐसा करें कि उस न्यूमेरिकल भर के लिए टाइम लास्ट के लिए बचा लें। आपको लगेगा जितना टाइम मुझे पहले लगेगा उतना ही टाइम बाद में लगेगा, ये बेशक ऐसा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन ये उस समय की बात है। अगर आपका न्यूमेरिकल फंस गया बीच में तो फिर क्या होगा? इसलिए इस न्यूमेरिकल को लास्ट में ही ले जाइए। आप लास्ट में न्यूमेरिकल करिए, वहाँ पर अगर फंसता भी है तो स्टेप वाइज मार्किंग में आपको मार्किंग मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन फंस गया ना, बीच में अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन फंस गया, तो इसकी स्टेप वाइज मार्किंग तो मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे केमिस्ट्री में जो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करूँगा, और मेरे बच्चे अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप केमिस्ट्री में, आप रसायन विज्ञान में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, और कल आपका लास्ट पेपर है, कल के बाद आपका एग्ज़ाम जो क्लास 12th का है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। इसके बाद आप काफ़ी टाइम आपका फ्री हो जाएगा। पर मैं तो ये चाहूँगा, देखिए इंटर का एग्जामिनेशन हो जाने का मतलब बेटा ये नहीं है कि आपने अपनी लाइफ का टारगेट पा लिया, अपनी लाइफ का हर पड़ाव आपने पार कर लिया, ऐसा नहीं है। पढ़ाई जब स्टूडेंट करता है ना तो उसकी लाइफ का एक टारगेट होता है, उसके पेरेंट्स का एक टारगेट होता है। जब तक आपको कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता, एक अच्छा स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता, जैसे कि मेरा सीधा मकसद है कहीं कुछ आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल जाती, जैसे गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल जाती है आपको, या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता जहाँ पर रहकर आपको लगे कि नहीं अब आप में परफेक्शनिज्म आ गया है, अब आपको आपकी फैमिली से या आपके खुद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं
तो मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जब आपके एग्जामिनेशन हो जाते हैं उसके बाद, ये बेशक आप इतने दिन से काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी किया है आपने, रात दिन जगना भी पड़ा आपको पढ़ाई करने के लिए, तो आप 2-4 दिन का मैं नहीं कहता, 2-4 दिन आप रेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन ये नहीं कि अब आप बिल्कुल से रेस्ट कर रहे हैं, 20-20 दिन, महीने भर, 2-2 महीने आप रेस्ट कर रहे हैं, ये गलत होगा, ऐसा नहीं करिएगा आप। जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं 2-4 दिन आप रेस्ट कर लीजिएगा, आपको लगे आप रिलैक्स हो चुके हैं, फिजिकली भी आप रिलैक्स हो चुके हैं और माइंडली भी अगर आप रिलैक्स हो चुके हैं, तो जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उन पर फिर से फोकस करना शुरू करिए, क्योंकि कंपटीशन में इन्हीं चीज़ों से पूछा जाता है। और अभी आपकी असली एग्जामिनेशन तो आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशन के बाद ही शुरू होगा ना, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा और फिर से इन चीज़ों को भूलिए नहीं, क्योंकि अगर आप इसके बाद कोई भी तैयारी करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो ये यकीन करिए कि यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, यही बेसिक है। क्लास 12th और 11th, क्लास 11th और 12th आप जानते हैं कंपटीशन का बेसिक है, चाहे वो IIT का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो डिफेंस का कोई एग्जामिनेशन हो। इसलिए जैसे ही 2-4 दिन आप फिजिकली और माइंडली रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इन्हीं सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करना शुरू कर दें, इन्हें आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आज मैं इतनी ही बात आपसे कहना चाहूँगा, और सारे गुरुजनों का, सारे टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आप देखिएगा, भरोसा रखिए, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और मेरी तरफ से भी आपको केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।